गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर ज्योति, असिस्टेंट प्रोफेसर फिज़िक्स, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। पिछले लेक्चर में हमने न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज़ में द्रव्यमान और 1 AMU की यूनिट के बारे में पढ़ा था, द्रव्यमान संख्या के बारे में पढ़ा था। आज हम नाभिक की त्रिज्या के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए, जैसे किसी भी शेप की आप त्रिज्या निकालते हैं, जैसे किसी भी चीज़ की त्रिज्या का हम किस तरह से निर्धारण करते हैं कि केंद्र से उसकी परिधि की जो दूरी होती है उसे हम क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। इसी तरह नाभिक भी एक गोलाकार आकृति का एक पिंड माना गया है, एक आकृति मानी गई है। तो इस नाभिक के लिए जो त्रिज्या हम देंगे वो उसका निर्धारण हम कैसे करेंगे, ये हम आज इसमें देखेंगे। तो इसके लिए हम रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का यूज़ करेंगे। उसको बेस मानकर हम इसकी त्रिज्या को निकालेंगे, निर्धारित करेंगे कि किस तरह से हम इसकी त्रिज्या को डिफाइन कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, परमाणु का जो नाभिक है वो बहुत ही उच्च घनत्व वाला एक अति सूक्ष्म गोलीय आकार का हम उसका आकार मान सकते हैं। तो इसका जो घनत्व होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, क्योंकि इसकी जो इसका साइज़ है वो बहुत स्मॉल है और इसके जो द्रव्यमान है वो परमाणु का समस्त द्रव्यमान हम इस पर केंद्रित मानते हैं। इससे इसका जो मास डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसमें परमाणु का समस्त धनावेश और द्रव्यमान दोनों ही हम नाभिक पर मानते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण हैं जो कि बाहर अपने फिक्स ऊर्जा के ऑर्बिटल्स में इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, और नाभिक में पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स और न्यूट्रल जो उदासीन है न्यूट्रॉन्स, वो दोनों विद्यमान रहते हैं। तो परमाणु का समस्त द्रव्यमान और धनावेश दोनों ही नाभिक पर केंद्रित माने गए हैं। जो रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है उसमें हम क्या करते हैं कि अल्फा पार्टिकल्स की बौछार कराते हैं किसी तत्व की एक फॉइल पर। उसके अंदर बहुत सारे असंख्य संख्या में क्या है, परमाणु विद्यमान हैं और हर परमाणु के अंदर एक नाभिक है। तो जब अल्फा पार्टिकल्स परमाणुओं के ऊपर गिर रहे हैं, रैंडम बौछार हो रही है, हर एक डायरेक्शन में अल्फा पार्टिकल्स जा रहे हैं, हर एक परमाणु की नाभिक की तरफ वो अग्रसर हैं, तो क्या होता है कि नाभिक के आसपास जब अल्फा पार्टिकल गुजर रहा है तो क्या वो अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हो रहा है, स्कैटर हो रहा है किसी एंगल थीटा पर। जैसे जैसे नाभिक से उसकी दूरी बढ़ती है थीटा का मान कम होता है, और जैसे जैसे नाभिक से उसकी दूरी कम होती है, दैट मीन बी इम्पैक्ट पैरामीटर कम होता है, वैसे वैसे थीटा का मान बढ़ता है, क्योंकि बी और थीटा एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो देखिए, जो अल्फा पार्टिकल नाभिक के हेड ऑन कोलिजन करेगा, मतलब कि उसी डायरेक्शन में जा रहा है जहाँ पर नाभिक स्थित है, उसी रेखा पर चल रहा है, वो अल्फा पार्टिकल वापस 180 डिग्री का स्कैटरिंग एंगल बनाता हुआ अपनी दिशा में पुनः लौट आता है। ये हमने देखा था जब हमने रदरफोर्ड स्कैटरिंग पढ़ा था कि जो अल्फा पार्टिकल नाभिक के हेड ऑन कोलिजन करता है वो 180 डिग्री के स्कैटरिंग एंगल पर वापस अपनी पूर्व दिशा में लौट आता है। तो इस तरह का अल्फा पार्टिकल नाभिक के सबसे नज़दीक जाकर आता है, सबसे क्लोजेस्ट अप्रोच करता है। तो दैट मीन्स नाभिक के और ज़्यादा नज़दीक, इससे ज़्यादा नज़दीक कोई अल्फा पार्टिकल नहीं पहुंच सकता। मतलब कि इसका अर्थ क्या हुआ कि नाभिक के चारों तरफ एक प्रभाव क्षेत्र है, क्योंकि नाभिक धनावेशित है, अल्फा पार्टिकल भी धनावेशित है, और धनावेश आपस में क्या करते हैं, प्रतिकर्षित कर रहे हैं। तो अल्फा पार्टिकल और जब नाभिक के ज़्यादा नज़दीक जाएगा तो उसे हम फोर्सफुली ले जा सकते हैं। वो उस कूलाम रिपल्सिव फोर्स या कूलाम प्रतिकर्षण बल के प्रभाव क्षेत्र में जैसे पहुंचेगा, एक बहुत अधिक प्रतिकर्षी बल फील करेगा और वापस लौट आएगा। इसका अर्थ ये हुआ कि नाभिक का जो प्रभाव क्षेत्र है उसका प्रभाव कहाँ तक है, उस पॉइंट तक है जहाँ से अल्फा पार्टिकल वापस लौट गया। तो इस परिधि, अगर हम इसको एक परिधि मान लें और एक गोलीय इसमें परिक्षेत्र बना दें, तो केंद्र से, जहाँ पर नाभिक हमने स्थित माना है, केंद्र से उस परिधि की जो दूरी होगी वही नाभिक की त्रिज्या होगी।
तो देखिए इसको हम कैसे डिराइव करेंगे, त्रिज्या का फॉर्मूला। आप डायग्राम में देख सकते हैं कि शेडेड रीजन वाला ये नाभिक है। अल्फा पार्टिकल इससे d दूरी, हमने r एक रैंडम दूरी मानी है, तो d इक्वल्स टू r, इस दूरी तक जाता है अल्फा पार्टिकल और यहाँ से वापस लौट आता है। तो ये जो डिस्टेंस है ये नाभिक की त्रिज्या होगी। तो देखिए हमने ये माना है कि जब अल्फा पार्टिकल गति करना शुरू कर रहा है, जब वो टारगेट निकल रहा है गन से, रेडियो एक्टिव एलिमेंट से, तो उसके अंदर मोशन करते टाइम गतिज ऊर्जा विद्यमान है। गति से चल रहा है, जब गति होती है तो गतिज ऊर्जा विद्यमान है। जब नाभिक के प्रभाव क्षेत्र में आया, जब कूलाम प्रतिकर्षण बल इसने फील किया, तो ये एक पॉइंट पर, जहाँ पर ये ब्लैक डॉट आपको दिख रहा है, ये अल्फा पार्टिकल को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस पॉइंट पर यहाँ पर इसकी गतिज ऊर्जा, क्योंकि ये एक क्षण के लिए यहाँ पर रुकेगा, क्षण मतलब बहुत क्षण के बहुत कम हिस्से पर यहाँ पर रुकेगा, और रुकेगा तो क्या होगा, इसकी जो गतिज ऊर्जा होगी वो संपूर्ण गतिज ऊर्जा इसकी स्थितिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो एक निकटतम दूरी तक जब पहुंचता है तो उसके बाद गतिज ऊर्जा कन्वर्ट हो जाती है स्थितिज ऊर्जा में। तो यहाँ पर गतिज ऊर्जा बराबर होगी स्थितिज ऊर्जा के। यह निकटतम दूरी इसकी कहलाती है निकटतम उपगमन दूरी या डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ये जो डिस्टेंस है d, नाभिक के केंद्र से इस अल्फा पार्टिकल की, ये दूरी इसकी कहलाती है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। इस दूरी पर दोनों ऊर्जाएं आपस में बराबर हो जाती हैं, गतिज ऊर्जा बराबर होती है स्थितिज ऊर्जा के। और फिर से जब अल्फा पार्टिकल वापस जाता है तो स्थितिज ऊर्जा अगेन गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट होनी शुरू हो जाती है। तो देखिए इसकी हम डेफिनेशन देते हैं कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच की या त्रिज्या की, वह निकटतम दूरी जिस पर अल्फा कण की प्रारंभिक गतिज ऊर्जा उसकी विद्युत स्थितिज ऊर्जा के बराबर हो जाए, नाभिक के निकटतम पहुंच की दूरी कहलाती है। माना यह दूरी d नॉट है, d0 है, तो हम यहाँ पर ये कंडीशन लगा देंगे कि d0 पर दोनों ऊर्जाएं आपस में बराबर होनी चाहिए। दैट मीन्स अगर अल्फा पार्टिकल का मास m है और उसका वेलोसिटी v है, ठीक है, और तो ये इक्विवेलेंट कर देंगे हम स्थितिज ऊर्जा के। कूलाम स्थितिज ऊर्जा हमारी होगी k, ZE जो है वो नाभिक का आवेश है और 2E अल्फा कण का आवेश है, बटा d नोट वो दूरी जहाँ पर दोनों ऊर्जाएं आपस में इक्विवेलेंट है। सो d नोट इक्वल्स टू आएगा 4k ZE स्क्वायर अपॉन mv स्क्वायर इक्वल्स टू 2k ZE स्क्वायर अपॉन E इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर गतिज ऊर्जा की वैल्यू है, उसको हमने E से इसको लिख दिया है। सो जो त्रिज्या होगी, नाभिक की त्रिज्या होगी, ये डेफिनेटली इस d0 के या तो इक्विवेलेंट होगी या लेस देन होगी, इससे बड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि अल्फा पार्टिकल यहाँ तक तो पहुँच ही गया है। तो नाभिक की त्रिज्या से कम दूरी पर नाभिक के अंदर तो प्रवेश नहीं कर सकता है, क्योंकि वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा कूलाम प्रतिकर्षण बल है, तो नाभिक के अंदर नहीं पहुँच सकता है। दैट मीन्स कि r जो है d0 से बड़ी नहीं हो सकती है, या तो इससे कम होगी या इसके इक्विवेलेंट होगी। तो हम कैलकुलेटिव प्रॉब्लम्स के लिए इसको क्या मान लेते हैं, जस्ट इक्विवेलेंट मान लेते हैं d0 के। तो इस फॉर्मूले से अगर हमें एलिमेंट का z पता है, हमें इसका अल्फा पार्टिकल का मास तो डेफिनेटली वी नो, एंड वेलोसिटी अगर हमें पता है तो हम त्रिज्या निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नाभिक की त्रिज्या r के लिए फर्स्ट r ग्रेटर देन r दूरियों पर, देखिए इस डायग्राम से यहाँ पर हम नाभिक का बिल्कुल केंद्र मान रहे हैं, बिल्कुल सेंटर, परमाणु का बिल्कुल सेंटर मान रहे हैं, जहाँ पर कोई पार्टिकल अप्रोच नहीं कर सकता है। इधर हम जा रहे हैं तो r इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो r ग्रेटर देन r डिस्टेंसेस पर स्थितिज ऊर्जा कूलाम नियमानुसार परिवर्तित होती है। तो ये जो y एक्सिस पर है दैट इज पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा वक्र। अब स्थितिज ऊर्जा r के साथ साथ इस तरह से डिक्रीज़ हो रहा है, मतलब जैसे जैसे r बढ़ रही है, नाभिक से दूरी बढ़ेगी, वैसे वैसे स्थितिज ऊर्जा कम होगी, क्योंकि पार्टिकल में क्या है, गतिज ऊर्जा है। तो पार्टिकल में पूरी की पूरी गतिज ऊर्जा है जब वो मोशन में है। जैसे जैसे वो नाभिक के करीब जाता है वैसे वैसे क्या होता है, प्रतिकर्षण बल फील करता है और उसके अंदर स्थितिज ऊर्जा, जो गतिज ऊर्जा है वो स्थितिज ऊर्जा में कन्वर्ट होनी शुरू हो जाती है। और जब वो बिल्कुल एग्जैक्ट d दूरी पर पहुंच जाता है या नाभिक की त्रिज्या की दूरी तक पहुंच जाएगा, तो उसकी दोनों ऊर्जाएं, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जाएं
दोनों आपस में बराबर हो जाएंगी। तो ये जो कैपिटल आर है ये नाभिक की त्रिज्या को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आर के ऊपर दोनों ऊर्जाएं बराबर हो गई, या हम कहें कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मैक्सिमम हो गई। उसका जो विभव प्राचीर है, ये एक विभव प्राचीर है जिसको पार करके उस पार्टिकल को नाभिक के अंदर जाना पड़ेगा, और इस विभव प्राचीर की वैल्यू है BC। सो इट्स हियर C रिप्रेजेंट्स द कूलाम एनर्जी है। तो यहाँ पर ये जो बैरियर है इसकी हाईएस्ट जो एनर्जी है दैट इज़ BC को हम देंगे Z1E इंटू Z2E। Z1E हो गया जो हम अल्फ़ा पार्टिकल का ले सकते हैं दैट इज़ 2E, आपतित कण अल्फ़ा कण का आवेश हो गया। Z2E टारगेट का आवेश हो गया, नाभिक का आवेश कह सकते हैं, अपॉन 4πε0 इंटू R, क्योंकि R पे हम ये BC डिसाइड कर रहे हैं। तो देखिए R लेस देन R अर्थात नाभिक के अंदर, R लेस देन R का क्या मतलब हो गया कि वे दूरियां जो त्रिज्या से भी कम हैं। तो R लेस देन R अर्थात नाभिक के अंदर स्थितिज ऊर्जा प्रबल नाभिकीय बलों के अनुसार परिवर्तित होती हैं। यदि नाभिक का घनत्व नियत माना जाए तो R इक्वल्स टू होगा R0 e⁻1/3। तो ये एक फार्मूला हम देते हैं कि नाभिक की त्रिज्या जो इक्विवेलेंट होती है नाभिक मास नंबर की घात 1/3 और मल्टीप्लाई करते हैं हम इसे एक नियतांक से जिसको हम R0 से लिखते हैं। इसका मान भी हम आगे निकालेंगे कि R0 हम कितना देते हैं इन क्रियाओं में। तो विभव प्राचीर का मान हमने दे दिया, और R की जो वैल्यू हमने निकाली त्रिज्या की वो इस तरह से निकलेगी कि किस नाभिक की हम निकाल रहे हैं उसके मास नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, मास नंबर की पावर 1/3 की। ओके, अब देखिए नेक्स्ट ले रहे हैं हम आवेश घनत्व का दूरी के साथ परिवर्तन। कि आवेश घनत्व नाभिक के जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, नाभिक से दूर जाएंगे, तो दूर जाने पर आवेश घनत्व किस तरह से परिवर्तित होता है। तो इस डायग्राम में देखिए वाई एक्सेस पे हमने लिया ρ/ρ0। तो यहाँ पर जो ρ0 है वो है नाभिक के केंद्र पर आवेश घनत्व जो कि मैक्सिमम होगा, और एक्स एक्सिस पे हमने दूरी ली है, डिस्टेंस ली है कि नाभिक के केंद्र से हम दूर जाते जा रहे हैं। तो इसका जो वेरिएशन है आर के साथ दैट इज ρ इक्वलेंट टू ρ0/1 प्लस एक्सपोनेंशियल R माइनस कैपिटल R अपॉन डेल्टा। यहाँ पर देखिए वेरिएबल्स के क्या क्या हैं। ρ0 जो है वो नाभिक के केंद्र पर आवेश घनत्व हो गया। ρ0 से 0.9 ρ0 के मध्य आवेश घनत्व नियत बना रहता है। सो देखिए हमने इसको इस तरह से डिवाइड कर दिया है कि 0 से लेकर 1, दैट मीन ρ/ρ0 इक्वल टू 1 है। इसका मतलब ρ इक्वलेंट टू कितना है, ρ0। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पर 1 जो दिख रहा है हमको, यहाँ पर आवेश घनत्व का मान है नाभिक के केंद्र के आवेश घनत्व के इक्वलेंट, दैट इज ρ0। इस ρ0 से जब हम 0.9 ρ0 तक आते हैं तो यहाँ पर हमने कहा है कि ये जो आवेश घनत्व है इसकी वैल्यू लगभग इक्वलेंट बनी रहती है, नियत बनी रहती है। देन नाभिक के केंद्र से वह दूरी जहाँ आवेश घनत्व ρ0 से घटकर 0.5 ρ0 रह जाता है, नाभिक की त्रिज्या का माप होता है। सो देखिए यहाँ पर नाभिक के केंद्र से मतलब कि ρ0 से जब ये 0.5 ρ0 हो गया आवेश घनत्व, तो ये जो वैल्यू R की आएगी तो हम यहाँ से इसको देख सकते हैं कि यहाँ पर R कितना है। सो दैट इज़ R0, इसको हमने R0 माना। तो ये जो R0 होगी ये हम कह रहे हैं कि ये लगभग नाभिक की त्रिज्या का माप होती है। तो देखिए जो नाभिक है उसकी कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है, कोई डेडलाइन नहीं है कि यहाँ से लेकर केंद्र से लेकर यहाँ तक एक काली रेखा खींची हुई है, यहाँ तक हमारा नाभिक है, इसके आगे नाभिक नहीं पाया जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आवेश घनत्व ही डिसाइड करता है कि नाभिक कितना हम उसका साइज लेंगे। तो नाभिक के केंद्र पर सबसे ज़्यादा आवेश घनत्व होगा। आवेश घनत्व 0.9 ρ0 से लेकर 0.9 ρ0 तक वो लगभग नियत बना रहेगा। देन 0.5 ρ0 तक हम क्या मानेंगे कि इसकी त्रिज्या का माप है। उससे बाद में भी आवेश घनत्व पाया जाएगा, आवेश पाया जाएगा, लेकिन वो बिखरा हुआ रहेगा, बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड रहेगा, तो उसका जो घनत्व होगा वो बहुत ही कम हो जाएगा। तो हम उसको फिर नाभिक में शामिल नहीं कर रहे हैं, वो एक परमाणु का पार्ट हो गया। तो देखिए स्थिरांक जो डेल्टा है इसमें 0.55 फर्मी इसका मान होता है। वह क्या बताता है हमें, आवेश घनत्व की नाभिक के केंद्र से दूरी के साथ अटेन्युएशन की दर का माप है।
इसका क्या मतलब हुआ कि नाभिक के केंद्र से जब हम दूर चलते जा रहे हैं तो आवेश घनत्व में जो कमी आ रही है, जो क्षीणन है, जो डिके है, आवेश घनत्व कम हो रहा है ना, नाभिक के केंद्र से दूरी के साथ साथ आवेश घनत्व का मान कम हो रहा है। तो ये जो कम होने की दर है ये हमें बता रहा है डेल्टा, कि नाभिक के केंद्र की से दूरी के साथ साथ क्षीणन की दर का माप है, ये हमें डेल्टा बता रहा है। प्रयोगों के अनुसार सभी नाभिकों के लिए जो आर का मान आता है, दैट इज ये जो त्रिज्या का मान आता है लगभग, ये होता है 1.1 इंटू 10⁻⁻15 a पावर 1/3 मीटर। इसका मतलब जो त्रिज्या होती है वो फर्मी ऑर्डर की होती है। हमें पता है कि परमाणु की जो साइज है दैट इज एंगस्ट्रम इन अप्रॉक्सीमेट इन एंगस्ट्रम। सो जो त्रिज्या है, नाभिक की त्रिज्या, वो आती है फर्मी ऑर्डर की। तो सभी नाभिकों के लिए डी की जो वैल्यू आती है दैट इज़ 4.4। डी क्या है? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। सो डी की जो वैल्यू आती है दैट इज़ 4.4 डेल्टा, और इसका मान आएगा 2.4 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। डी दूरी में आवेश घनत्व 0.9 रो नोट से घटकर 0.1 रो नोट हो जाता है, और डी नाभिक के सतह की मोटाई का माप है। सो ये डी दूसरा है यहाँ पर, ये नाभिक की सतह की मोटाई का माप है। तो ये जो डी दूरी है, इस दूरी में आवेश घनत्व 0.9 रो नोट से, जो नाभिक के केंद्र का आवेश है रो नोट, उससे घटकर कितना हो जाएगा? 0.1 रो नोट हो रहा है। ये नाभिक की एक तरीके से हमें मोटाई बता रहा है कि नाभिक का जो आवेश घनत्व है या फिर कितना स्ट्रोंग है, कितना जल्दी डिके हो रहा है, उसकी अटेन्यूएशन की जो रेट है वो कितनी ज़्यादा है या कम है, तो ये हमें बताएगा डी। ओके, सो आज त्रिज्या के बारे में हमने कंप्लीट इसको कवर अप कर लिया है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें नेक्स्ट लेक्चर में कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम और स्पिन के बारे में हम पढ़ेंगे नाभिक से रिलेटेड। थैंक यू।